गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल जो है एक तरीके से अपनी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ऐसी एसेट्स जिसे हम जो है देख और छू नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जिसे हम देख और छू नहीं सकते। ठीक है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप लोगों ने काफी बार ये सुना होगा कि किसी कंपनी की गुडविल क्या है, अगर वो अच्छी है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी, और अगर वो सही नहीं है तो उसकी स्थिति जो है वो गुडविल से हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली फोकस हमारा रहने वाला है वो है फॉर्मूलाज पर। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रही हूं जो आप मतलब आप समझिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 ईयर्स के जो है प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, अगर मेरे 5 साल के प्रॉफिट एक ही इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 5000 है, उसके बाद 10,000 है, उसके बाद 15,000 है, उसके बाद 20,000 है, दैट मीन्स जो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है ये एक तरीके से इंक्रीज अमाउंट में बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी बात क्या होता है, एक वर्ड जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए जरूरी नहीं है कि जो हमारा 5 ईयर का प्रॉफिट है वो एक ही साथ में बढ़े, वो 5,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। हमें सिर्फ उस केस में प्रॉफिट से मतलब है, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर जितने भी है हम उन सबका टोटल कर देंगे, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेन जो है वो बात है हमारी नेट एसेट्स की। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यहाँ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी एसेट्स क्या कौन कौन सी होती है। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो हमारा क्या हो गया? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये हमारे सब क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब कई बार क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इतनी जो है रेट है मेरी, लैंड इतने का है, एक तरीके से मेरी बिल्डिंग इतनी है, फर्नीचर इतनी है, और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मेरा इतना है। तो लैंड उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो याद होना चाहिए कि कितना लगता है। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की मैं आपको बात करूं तो लैंड पे कुछ नहीं लगता है, बिल्डिंग पर जो है वो अपने 10% पर एनम के हिसाब से, फर्नीचर पर जो लगेगा वो आप लोगों की लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से, प्लांट एंड मशीनरी पर क्या लगेगा? 15%। और किसी भी तरीके का कोई मोटर व्हीकल है, तो उस पर कितना लगेगा? 15% लगेगा पर एनम। ये तो मेरी क्या हो गई? बेसिक पॉइंट की बात हो गई। अब कई बार वो आपको ये बोल देगा कि हमें जो है वो वेटेड एवरेज की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन मेरा समझना, मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 28,000, उसके बाद है 36,000, उसके बाद में 48,000, देन 60,000 और ये 90,000। अब मुझे क्या गिवन है? ईयर गिवन है। एक कॉलम मेरा किसका बन गया? ईयर का बन गया। तो जो मेरे ईयर है वो क्या है? 2011 मान लीजिए, 2012 मान लीजिए, 2013, 2014, 2015, 1 2 3 4 5, ठीक है, 15 तक हो गए अपने ये। अब मुझे क्या करना है? 15 तक होने के बाद अब मुझे यहाँ क्या करना है? एज इट इज जो मेरा अमाउंट है, मतलब जो मेरे प्रॉफिट का अमाउंट है वो उतार देना है। पहले तो क्या होगा? 28,000, नेक्स्ट अपना क्या होगा? 36,000, उसके बाद क्या होगा? 48,000, देन क्या होगा? 60,000 और क्या होगा? 90,000। ये मेरा क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मेरे पास 5 सालों की प्रॉफिट है तो मैंने क्या करा? नंबरिंग डाल दी, यहाँ वेट लिख दिया,
वेट के कॉलम में अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये मैंने अपने मन से डाल दिया जितने नंबर की प्रॉफिट है। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट वेट। ठीक है, प्रॉफिट वेट कैसे होगा, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो मेरा किसका होगा, प्रॉफिट और वेट का होगा। तो फर्स्ट तो कितना आ जाएगा 28,000, ठीक है। सेकंड में 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 72,000। उसके बाद में 1,44,000, उसके बाद में 2,40,000, 4,50,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस कॉलम और इस कॉलम की टोटल कर देनी है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 तो ये हो जाएगा अपने, और इनका टोटल हमारे हो जाएगा 9,34,000, 9,34,000। और अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे जो है वो वेटेड कैलकुलेट करना है। वेटेड प्रॉफिट जो है मेरा 9,34,000 डिवाइडेड बाय 15, तो जो अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 62267। ठीक है, ये तो हमारी किसकी बात हो गई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। आ गई बात समझ में। मैंने वेटेड एवरेज फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि 28,000 देन 36,000 48 60 और 90, मतलब हमारे हर ईयर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, वेट हमने डाल दिए हैं 1 2 3 4 नंबरिंग करके, और जो लास्ट कॉलम है वो अपना प्रॉफिट वेट का हो गया। ये हमारा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि गुडविल जो है, इस चैप्टर के अंदर गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है, एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज लेस कर देते हैं। ध्यान रखना, एसेट्स। अब आप सोचेंगे कि कौन कौन सी एसेट्स, तो एसेट्स में ध्यान रखना मेरी फिक्स्ड एसेट्स भी आएगी, प्लस करंट एसेट्स है तो वो भी सारी आएगी। सारी मतलब हमें सारी लेनी है, ऑल। ठीक है, उसके अलावा हम लेस क्या कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में आप लोगों को पता ही है क्या क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया मेरा। ठीक है, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, और क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और क्रेडिटर्स हो गया। ये सब मेरी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप सब निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको कोई ये बोल दे कि ये तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज क्या होगा, कई कई बार वो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय दे देता है मान लीजिए, और कई कई बार वो क्या दे देता है, क्लोजिंग दे देता है। तो हमको दोनों को ऐड करके उनका क्या निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 करके जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जैसा कि नाम से आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि गुडविल के जो है वो टाइप्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल के हमारे टाइप होते हैं कि गुडविल जो है वो मैं किस किस मेथड से निकाल सकती हूँ। तो पहला पॉइंट जो है वो तो ये है, उसको कैलकुलेट करने के मेथड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट तो है ईयर ऑफ परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, ईयर ऑफ परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में ये कह देगा कि इतने ईयर को जो है उसने परचेज करी है गुडविल। ठीक है, या फिर इतने साल के अंदर उसने इस गुडविल को जो है खरीदा है। खरीदा और परचेजिंग वर्ड जहां पर भी आ जाए तो हमको ये यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट हमारा होता है वो आएगा एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पैटर्न होता है एग्जाम में, तो आपको जो है ये तीनों ही मेथड से वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है,
अब बात कर रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की भाई हम एफएमपी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या लो, ठीक है, एफएमपी होता है ये, ठीक है। तो अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम बाद में एक बार डिस्कस करते हैं। अब बात ये है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें जो है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में बहुत तरीके के प्रॉफिट गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल ईयर्स गिवन है, ठीक है। अब वो 5 साल के प्रॉफिट भी दे सकता है और 6 साल के भी दे सकता है। 5 साल की मैं बात करूं तो यहां पर देखना 2011 में, 2012 में, 2013, 14 और ये 2015, ठीक है। 2015 तक का गिवन है। अब मुझे प्रॉफिट गिवन है जो 2011 में हो रहा है वो मेरा कितना है, 50,000 है, ठीक है। उसके बाद जो हो रहा है वो कितना है, 60,000 है। उसके बाद जो है वो कितना है, 90,000 है। उसके बाद 5,000 का लॉस है तो लॉस हम यहाँ क्या शो कर देंगे, ब्रैकेट में शो कर देंगे, ठीक है। और 60,000 है, ये फिर मेरा क्या है, प्रॉफिट है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही गिवन हो, कई बार लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम जो है वो किसका बन गया, प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, कई बार जैसे हम बात करें कि ये तो मेरे पास क्या है, ईयर गिवन है और ये प्रॉफिट गिवन है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन के नीचे वो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दे देगा, ठीक है, कि 14-15 के अंदर जो है वो मैंने इतने लाख की मशीनरी खरीदी थी या इतने अमाउंट की मशीनरी खरीदी थी, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो ये सारी चीजों के ट्रीटमेंट किस हिसाब से होंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्स है, एक एम्प्लॉय है एक्स, जिसने 13-14 में मतलब 13 के अंदर जो है उसने क्या करा है, 30,000 रुपए कमाए थे, ठीक है। एक्स ने क्या करा, 2013 में जो है वो 30,000 रुपए क्या करा है, अर्न करे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, ये उसकी क्या हो गई, अर्निंग हो गई। आगे क्या कर रहा है, इस लाभ में, इसी अमाउंट के अंदर, इसी प्रॉफिट में 20,000 उसी वर्ष में उसने लाभ हानि खाते में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। मतलब उसने कमाए तो कितने, 30,000 रुपए कमाए, ठीक है, और वो क्रेडिट कितना कर दिया, 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। अब जो है 10,000 रुपए के लिए उसने जो है कोई भी एंट्री नहीं करी, ऐसे समझ लो। मतलब उसने 10,000 की जो है वो कोई भी एंट्री नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम यहां बना देंगे एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट जो है वो मेरे 11 में नहीं हो रहा, 12 में नहीं हो रहा, एक्स ने तो 13 में ही करा है। 13 में एक्स ने क्या करा है कि हमारे पास जो वैल्यू थी 30,000 रुपए जो उसने सट्टे से अर्न कर लिए थे, ठीक है। 20,000 रुपए जो है वो उसने खाते में क्रेडिट कर दिए और 10,000 रुपए की उसने कोई एंट्री नहीं करी है। तो जिसकी हमने एंट्री ही नहीं करी है उससे हमें मतलब नहीं है, क्रेडिट कर रहा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 20,000 लेस शो कर देंगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद में 14-15 पे आती हूं मैं। 14-15 के लिए क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि 2014 के अंदर जो है मशीन में आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है मान लो, और वो डैमेज हो जाती है तो वो नष्ट हो गई। 60,000 रुपए का जो है वो उसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट है। तो हमको क्या करना है, 60,000 रुपए जो डेप्रीशिएशन से उसकी पूर्ति हुई है, रिकवरी हुई है, उस 60,000 को यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अपने पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब मैंने क्या करा, ईयर का कॉलम बना लिया, प्रॉफिट का बना लिया, एडजस्टमेंट का बना लिया। नेक्स्ट कॉलम जो है मेरा वो किसका है, नेट प्रॉफिट का। अब नेट प्रॉफिट का कॉलम कैसे बनेगा, इस ईयर के अंदर तो वही रहेगा 50,000, इसके अंदर भी वही रहेगा 60,000, इसके अंदर क्या रहेगा 70,000 और इसके अंदर क्या रहेगा 55,000, इसके अंदर क्या हो जाएगा 60,000, ठीक है। टोटल लगा लेंगे। अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। मैं जो है आप लोगों को यहाँ एफएमपी की कैलकुलेशन बता रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, इन सबका टोटल लगाएंगे 2,95,000, ठीक है। 2,95,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5।
एवरेज प्रॉफिट अपना कितना आ जाएगा 59,000, ठीक है। अब हम बाद में कैसे कैलकुलेट करेंगे 59,000, ये तो मेरा एवरेज प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है, मुझे एफएमपी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एफएमपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखना 59,000 ये हो गया। अब मान लो कई बार वो क्वेश्चन में ऐसी कोई लाइन दे दे कि एक्स ने जो है 1,000 रुपए प्रति माह एक्स जो है वो वेतन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। एक्स को जो रिसीव हो रहा है वो 1,000 का रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी लाइन लिखी हुई आती है क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन की, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। सैलरी ऐड किस में से करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से ही करेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, ऐड सैलरी ऑफ एक्सपेक्ट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय वाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,000 है पर मंथ के हिसाब से, तो 1,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, 71,000 मेरा ऐड हो गया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब ध्यान रखना, ये तो एक्स ने क्या करा है, कमाई है, वो सैलरी मैंने यहाँ क्या कर दी, ऐड कर दी। आगे वो एक लाइन और बोल रहा है, वो लाइन क्या है कि एक्स ने, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसी कोई लाइन बोल दे कि एक्स जो है एक्स ने एक सेवाएं प्राप्त करी थी, ठीक है। आगे ये क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग, ठीक है। एक्स ने जो है वो इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। उसको 1,500 रुपए जो है वो प्राप्त कर रहा है एक्स। तो हमारा एक तरीके से क्या हो गया, फेयर रेम्यूनरेशन हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, फेयर रेम्यूनरेशन। यहां हम लिखेंगे भी यही 18,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 18,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 53,000 बच गया। ये मेरा क्या हो गया, एफएमपी हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब भाई क्वेश्चन की डिमांड यहीं तक ही नहीं है, क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, ध्यान देना इधर, क्वेश्चन हमसे ये चाह रहा है कि हमें जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब मैं गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करूंगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर गिवन है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि इसने फर्स्ट लाइन में लिखा था, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब ख्याति की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर करनी है। क्लियर कह दिया इसने। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 53,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 ईयर के लिए कर रहा है, कितना हो जाएगा 1,06,000। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है कैसे निकलता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कई बार क्या होगा, वो आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए कह देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो करने के लिए कैलकुलेट कह तो देगा, लेकिन बात यही नहीं है। मैंने क्या कहा था, हमको सारी तरीके की एसेट्स लेनी है, चाहे से कैश हो, बैंक हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर हो, हमें सारी लेनी है। अब हमको क्या करना है, एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो ले लेंगे, करेंगे क्या, हम इसमें सारे तरीके की एसेट्स जो है वो हम ऐड करेंगे, लेस क्या करेंगे, लाइबिलिटीज लेस कर देंगे। तो जो बचेगा मेरा अमाउंट वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अब कई बार तो क्या होगा कि भाई बैलेंस शीट गिवन होगी हमें क्वेश्चन में, बैलेंस शीट आप लोगों ने पढ़ी है, 12th के अंदर भी देखी है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट में ही होती है सारी एसेट्स, होती है नहीं होती है। तो जो बैलेंस शीट में एसेट्स होती है हमें यहाँ पर क्या करनी है, वही वाली एसेट्स लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन के नीचे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, समझ रहे हैं आप, तो हमें फिर बैलेंस शीट वाली नहीं लेनी है, फिर हमें क्या करना है, बाहर वाली का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। बाकी हमें वही लेनी है जो बैलेंस शीट के गिवन हो। दैट मीन्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो है बैलेंस शीट की एसेट्स है, लेकिन अगर क्वेश्चन के नीचे गिवन है, ठीक है, तो हमें नीचे वाली एसेट्स को फॉलो करना है, ठीक है।
अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करवाता जाएगा। जैसे मैंने पहले एफएमपी कैलकुलेट कर लिया, फिर नंबर 1 ये स्टेप हो गया कैलकुलेट, ठीक है। एफएमपी बोल लो, वेटेड एवरेज बोल लो, जो भी है हमने कर लिया, एवरेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट वो हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इससे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। फिर जो है फॉर्मूलाज लगेंगे, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट का लग गया, नॉर्मल प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा उसके बाद में जो लगेगा वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट का। दैट मीन्स हमें ये सारी स्टेप फॉलो करनी है, उसके बाद ही हम जो है वो गुडविल तक पहुंचेंगे। अब बात समझने की कोशिश करना कि बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ, एफएमपी वापस से हम वही एफएमपी को कैलकुलेट करने पे ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो मेरा एफएमपी का है, ठीक है। एफएमपी मुझे 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 2 3 4 और 5 लिख दिया मैंने एज इट इज। उसके बाद में 5 साल के प्रॉफिट्स का अमाउंट जो गिवन है वो ये है 28,700, 46500, 66,000, 50,200, 56,400, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट गिवन है। एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो हमें यहीं से ही करना है, तो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो किसका हो जाएगा, वापस से एडजस्टमेंट का कॉलम हो गया। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या कह रहा है वो हम पढ़ते चले जाएंगे कि हाँ, हमारे पास क्या है, एक तरीके से एसेट्स मुझे गिवन है, ठीक है। और द फेयर रेम्यूनरेशन टू बी द प्रोपराइटर 500, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग को चार्ज करने की परसेंटेज भी अपने पास गिवन है। तो अब जो है वो अपने पास क्या गिवन नहीं है, जो भी है एक लाइन गिवन है कि जिसको दिवालिया घोषित किया गया। दिवालिया का मतलब आप समझते हैं कि भाई जो एक तरीके से बिजनेस से बायकास्ट हो गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो 5,000 रुपए का ऋण उसने लिया था, 60 पैसे के हिसाब से लिया था, ठीक है। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है वो माइनस का 2005 ईयर में ही होगा। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो एज इट इज हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते आएंगे, 28,700, 46500, 66,000, 50,200 और ये हो जाएगा अपना 54,400, ठीक है। टोटल लगा देंगे 2,45,800, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2,45,800, 2,45,800, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर है 5 है, तो कितना आ जाएगा 49160। अब इसमें से मुझे क्या कर देना है, लेस रेम्यूनरेशन कर देना है। प्रॉपराइटर को वो क्या कर रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है 500 पर मंथ के हिसाब से, तो 500 इंटू 12 रेम्यूनरेशन के नाम से लैफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000। तो ये हो गया अपना, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में अगर किसी भी तरीके की कोई इनकम हो रही है तो वो भी हमारी क्या होगी, इनकम इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी क्या होगी, यहाँ पर लेस होगी। बैलेंस शीट के अंदर जैसे सपोज गिवन है 20,000 के जो है वो मेरे इन्वेस्टमेंट थे 6% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,200 रुपए, ये हो गया अपना। उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ये मेरा एक नया टॉपिक है जो मैं आपको कल बताती हूँ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सारी तरीके की एसेट्स जो है वो देखनी होगी कि मोटर व्हीकल पर कितना लग रहा है, फर्नीचर पर कितना लग रहा है और फ्री होल्ड पर कितना लग रहा है। अगर मेरी डेप्रिसिएशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो फिर हम उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये जो है हम कल डिस्कस करते हैं।